हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है ऑप्टिक्स का पार्ट 2 में। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ने वाले हैं और हम लोग लेंसेज पढ़ने वाले हैं और एट द एंड में हम लोग काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करने वाले हैं। हम लोग शुरुआत करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से। जैसे कि जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक इंटरफेस है जो कि दो डिफरेंट मीडियम को सेपरेट करता है। आ, हम लोग कोई भी मीडियम को टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला हम लोग मास मास के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, मास डेंसिटी के बेसिस पे। अगर जो कोई मास डेंसिटी में ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग डेंसर और रेयर मीडियम में क्लासीफाई कर सकते हैं। लेकिन इस टॉपिक में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी के बेसिस पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिवाइड करते हैं। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम उसे बोलते हैं जिसमें लाइट की स्पीड कंपैरेटिवली कम होता है आपके रेयर मीडियम के कंपैरिजन में। तो हम लोग देख लेते हैं कि इंटरफेस से जो 90 डिग्री पे 90 डिग्री एंगल पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉन है, उसे हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो दो कंडीशन है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि लाइट आपका रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो उसमें लाइट बेंड होता है टुवार्ड्स द नॉर्मल। ये आपका आई हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस से डिनोट करते हैं, आपका आर जो हो गया उससे हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से आर को डिनोट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, दूसरा केस ये है कि लाइट आपका डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रहा है। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। तो जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो ये नॉर्मल की अवे जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कुछ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, चलो देख लेते हैं वो सब। जैसे कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्रैक्टर रे लाई ऑन द सेम प्लेन। मतलब आप जो देख रहे हैं इंसिडेंट रे, नॉर्मल और आपका ये रिफ्रैक्टर रे हो गया, तीनों एक प्लेन में ही लाई करते हैं। दूसरा ये है कि रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट फॉर द लाइट ऑफ अ गिवन कलर एंड फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। जैसे कि ये एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया, जैसे रेयर को आप एयर मान लो और डेंसर को आप वाटर मान लो, मतलब ये दोनों मीडिया सेम होना चाहिए उसके लिए। और एक गिवन कलर ऑफ लाइट, जैसे कि आपका डिफरेंट कलर ऑफ लाइट, जैसे वायलेट, ब्लू, इंडिगो, रेड, डिफरेंट सारे कलर से अलग अलग वेवलेंथ के एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए ये आपका साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस और साइन ऑफ एंगल ऑफ जो आपका रिफ्रैक्शन है वो वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। अब जैसे कि अगर जे रे ऑफ लाइट वन मीडियम से दूसरा मीडियम में ट्रेवल कर रहा है, तो हम लोग अगर जे इस पेयर का हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हम लोग यही कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी जानते हैं। तो अगर जो हम लोग दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हम लोग निकालना चाहे, तो हम लोग को इसको क्या करना पड़ेगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इन फर्स्ट मीडियम अपन साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन सेकेंड मीडियम, ऐसा करना पड़ेगा। तो कोई भी एक गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू उस मीडियम का जो रे है, जो एंगल बना रहा है, उसका साइन वैल्यू, और इक्वल्स टू होता है दूसरा मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और सेम दूसरा मीडियम में जो साइन वैल्यू ऑफ रे है और रिफ्रैक्शन हम लोग बोलते हैं, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होता है। तो बेसिकली आपका इसी को हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट करने का एक और तरीका है, अगर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम करेंगे तो इसको हम लोग स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपन स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने देखा था, ये आपका डेंसर मीडियम हो गया है ना, और ये आपका रेयर मीडियम हो गया। तो लाइट अगर से रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाए तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करता है। अगर हम लोग ये रेयर मीडियम जो इंसिडेंस रे जहाँ इंसिडेंट हो रहा है उस मीडियम को हम लोग अगर जे एयर या वैक्यूम मान ले, तो जो N2/N1 हुआ इसको हम लोग डायरेक्ट N2 लिख दे सकते हैं। और अगर जे इस 2 को हम लोग मीडियम से सपोज करें, मीडियम से, तो NM भी लिख सकते हैं। इसी को हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसका वैल्यू हमने देखा ही था कि स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम जो कि आपका एयर में c से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, और स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। डिफरेंट वैल्यूज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज है जो कि आपका एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। जैसे कि आपका एयर में 1.00003 हो गया, या इसमें 1.31 हो गया।
तो ये सारे हो गया आपके इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। मैंने आपको पिछला स्लाइड में मास डेंसिटी और ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। तो मास डेंसिटी इज नॉट इक्वल टू ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब ये दोनों सेम नहीं है। जैसे कि अब सेम हो गए वो मतलब कभी काल हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली ये दोनों सेम नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल है, केरोसिन का मास डेंसिटी जो है वो वाटर से कम है, लेकिन इसका ऑप्टिकल डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। तो ये दिखाता है कि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों डिफरेंट है। आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्लैब। ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है ना, ये आपका रेक्टेंगुलर स्लैब है। तो एक इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जब आप इस स्लैब के सरफेस पे इंसिडेंट कराते हो, तो एज स्लैब का ये ग्लास का स्लैब होता है मोस्टली, तो इसका हमेशा ही जैसे पीछे भी हमने देखा था, इसका जो एयर है उसका उससे ये डेंसर मीडियम है, तो लाइट क्या करेगा, लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। और अगेन जब ये इमर्ज आउट होगा इस स्लैब से बाहर, तो अगेन एयर में जाएगा जो कि बेसिकली एक रेयर मीडियम है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। ये रिफ्रैक्टेड रे नहीं, ये इमर्जेंट रे है, क्योंकि रिफ्रैक्टेड रे तो ये आपका हो गया। और एक चीज और हम लोग देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे वो एक आपस में पैरेलल, ये दोनों पैरेलल रे है विथ, और इन दोनों के बीच का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसी को हम लोग लेटरल शिफ्ट से भी डिनोट करते हैं, लेटरल शिफ्ट बोलते हैं इसी को। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज होता है जिसे हम लोग क्रिटिकल एंगल, एक और चीज पढ़ना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि लाइट जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम से रेयर में जाता है, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करता है। तो अगर से हम लोग डेंसर मीडियम में इंसिडेंट रे का एंगल बढ़ाते बढ़ाते जाएंगे, तो एक पॉइंट आएगा जबकि आपका ये रिफ्लेक्टेड रे होगा, ये आपका सरफेस के अलोंग हो जाएगा, मतलब नॉर्मल से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इसी इसी इंसिडेंट रे का एंगल को हम लोग थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम लोग क्रिटिकल एंगल भी बोलते हैं। एक और फिनोमेना होता है जिसे हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ये बेसिकली, अगर आप इधर देखो, अगर ये फाइनल हो गया कि आपका ये सरफेस के अलोंग में ये आपका रिफ्लेक्टर रे चला गया, लेकिन आप मानो आप इंसिडेंट एंगल को थीटा सी से भी ज्यादा कर देते हो। अगर थीटा सी से भी ज्यादा कर दोगे, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो वापस से मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इसी फिनोमेना को हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और ये सेम रिफ्लेक्शन के सारे जो नियम है वो फॉलो करेंगे, तो आई इक्वल्स टू आर होगा इसमें। ये दोनों फिनोमेना देखा जाते हैं जब कोई भी लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास हो। आगे बढ़ते हैं, आगे लेंसेज पे आते हैं। तो बेसिकली हमारे जो सिलेबस में जो सारे लेंसेज है वो थिन लेंसेज है ना। थिन लेंसेज मतलब ये हुआ कि ये बहुत पतले होते हैं, मतलब बहुत थिन होते हैं। तो कुछ टाइप्स ऑफ लेंसेज है हमारे सिलेबस में, जैसे कि आपका डबल कन्वेक्स लेंस हो गया, डबल कनकेव लेंस हो गया, प्लेनो कनकेव लेंस, क्योंकि एक साइड इसका प्लेन है और दूसरा कनकेव है, इसलिए अब हम लोग इसे प्लेनो कनकेव बोलते हैं। प्लेनो कन्वेक्स लेंस क्योंकि इसका एक साइड प्लेन हो गया और दूसरा साइड इसका कन्वेक्स हो गया। कुछ टर्म्स से हम लोग देख लेते हैं। जो आपका लेंस का सेंटर होता है उसको हम लोग ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। और अगर जी आप ये इस सर्कल को कंप्लीट करोगे, अगर इसको कंप्लीट करोगे तो इसका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसको हम लोग सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इस ऑप्टिकल सेंटर को हम लोग ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और ओ को जोड़ने वाला एक लाइन, इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। इसे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं। सेम आपका इसके लिए भी आ जाएगा। हाँ, तो इधर आप देख सकते हैं कि एक लेंस में दो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेंगे, क्योंकि पूरा कंप्लीट दो सर्कल बन रहे हैं, तो दोनों तरफ लेंसेज के दोनों तरफ एक एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ऐसे ही आपका इस लेंस में भी हो गया, कनकेव लेंस में भी इधर आपका सेंटर कर्वेचर हो गया, और इधर भी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। एक और चीज है जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं, उसको हम लोग आगे देखते हैं, है ना। तो अब हम लोग फोकस पे आते हैं। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, और ये आपका कनकेव लेंस हो गया। तो बेसिकली दो टाइप के फोकस है, एक फर्स्ट फोकस और दूसरा सेकंड फोकस। फर्स्ट फोकस उस पॉइंट को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे
जिसके थ्रू अगर जो रे ऑफ लाइट लेंसेज पर पास हो, अगर जो वो पैरेलल टू आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंसेज अगर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाए तो इस पॉइंट को हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं। वैसे ही वो रे ऑफ लाइट जो कि कॉन्केव लेंस के कॉन्केव लेंस के थ्रू पास होने के बाद पैरेलल हो जाए प्रिंसिपल एक्सिस के और सेम इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जो है वो अपीयर करे एक पॉइंट पे मिलने को, उसी पॉइंट को हम लोग फर्स्ट फोकस बोल देते हैं। हालांकि ये फर्स्ट फोकस हमारे सिलेबस में इतना, मतलब हम लोग अब जो मेन हमारा फोकस है वो है सेकेंड फोकस, जिसे हम लोग मेन फोकस भी बोलते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन ये है कि अगर पैरेलल रे जो अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जब वो पास करे लेंसेज को, अगर वो अपीयर करते अगर वो मीट करते हैं एक पॉइंट को या वो अपीयर्स टू मीट करते हैं एक पॉइंट को, उसी को हम लोग फोकस टू बोलते हैं या मेन फोकस टू बोलते हैं। जैसे कि कन्वेक्स लेंस के केस में, जैसे कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस है तो एक कन्वर्ज करता है एक पॉइंट पे, इसी को हम लोग सेकेंड फोकस बोल देते हैं। लेकिन जो कनकेव लेंस है एक डाइवर्जिंग लेंस होता है तो वो अपीयर करता है एक पॉइंट पे मिलने को, इसे हम लोग सेकेंड फोकस बोल देते हैं। एक और चीज होता है जिसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ऑप्टिकल सेंटर से लेके जो फोकस तक का दूरी होता है इसे हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं और इसी को हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। ऐसे ही सिमिलरली ये भी आपका फोकल लेंथ हो गया, ये भी आपका फोकल लेंथ हो गया, मतलब सेंटर से लेके आपका फोकस तक का दूरी को ही हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और चीज, जैसे आप ये अगर जैसे हमने एक सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ा था, तो इधर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर तक का डिस्टेंस होता है वो फोकल लेंथ का डबल होता है, मतलब 2f होता है। इसे हम लोग इसलिए हम लोग इसको 2f से भी डिनोट करते हैं। सेम आपका इस साइड भी हो जाएगा 2f, जैसे कि इधर हो जाएगा 2f, सेम आपका सेम रहेगा आगे भी। आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि ये भी सेम है, मैंने आपको बता दिया फोकल लेंथ क्या होता है, आपका ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इमेज ऑफ फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज देखेंगे। उससे पहले हम लोग कुछ रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू लेंसेज देख लेते हैं। पहला रूल ये बोलता है कि रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास थ्रू द फोकस और अपीयर्स टू पास थ्रू इट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो जो रेज पैरेलल होंगे प्रिंसिपल एक्सिस पे वो मीट करेंगे फोकस पे। हाँ, तो मीट करेंगे फोकस पे। और कनकेव लेंस के केस में देखेंगे तो कनकेव लेंस एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, तो कि अपीयर्स टू मीट करेंगे फोकस पे। दूसरा देखते हैं, रेज पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब कोई भी रे अगर से फोकस से पास करे तो वो पैरेलल हो जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। आपका फोकस हो गया, तो देख सकते हैं। हाँ, ये भी वही है, अपीयर टू पासिंग थ्रू द फोकस बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक और है कि रेज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर रिमेन्स अनडेविएटेड। मतलब कोई भी, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर हो गया, मतलब कोई भी रे आप ऑप्टिकल सेंटर से पास कराओगे तो डेविएट नहीं होगा, वो सीधे ही चला जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब हम लोग दोनों लेंस के अलग अलग इमेज ऑफ फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी पे है। तो पिछला मैंने जो ये 3 आपको रूल्स बताए, इनमें से आप कोई भी 2 इस्तेमाल करके आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हो। तो इधर देख सकते हैं, पहला रे हमने लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि फोकस के थ्रू पास करता है, एफ के थ्रू पास करता है। और सेकेंड, आप ऑप्टिकल सेंटर से भी स्ट्रेट लाइट पास करा सकते हो, या दूसरा ये भी लाइट लेके। तो इमेज, इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं, इमेज फॉर्म देखते हैं। तो जो पोजीशन होगा वो एट फोकस होगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि फोकस पे ये फॉर्म हो रहा है। और साइज ऑफ इमेज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ही एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट ये बहुत ही ज्यादा ही छोटा होगा। नेचर देखिए आप, रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब ये रियल है, इसको आप यहाँ स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। और ये इसका शेप होगा जो इन्वर्टेड होगा, ये मतलब जो ऑब्जेक्ट का साइज है उससे ये बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। दूसरा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f। ये 2f आप ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पॉइंट को ही डिनोट करते हैं 2f। तो इस केस में जो बियॉन्ड 2f रहेगा, तो इसका 2 रे ले लेते हैं हम। पहला रे को हम लोग फोकस के थ्रू पास करा देते हैं, ये आपका फोकस हो गया। और जो दूसरा रे हो गया वो हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी छोटा हुआ है, और ये बिटवीन DF एंड 2f इमेज फॉर्म हुआ है।
और ये एक इन्वर्टेड इमेज है और ये रियल इमेज है। मतलब ये हुआ कि इसको भी आप स्क्रीन पे ऑब्टेन कर सकते हो। तो पोजीशन आपका बिटवीन एफ एंड टू एफ हो गया, साइज आपका ये छोटा होगा मतलब डिमिनिश्ड हो गया, और नेचर आपका ये रियल एंड इन्वर्टेड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट टू एफ, मतलब आप जब आप ऑब्जेक्ट को इस टू एफ की पोजीशन पे डालोगे। हाँ, तो दो आप रे आप ले लीजिए, एक रे को आप प्रिंसिपल के पैरेलल पास कराइए जो कि फोकस के थ्रू जाएगा, और दूसरा रे आपका ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि इमेज का फॉर्मेशन आपका 2f में हुआ है और इसका शेप जो है वो इन्वर्टेड है, और ये आप देख सकते हो कि ये साइज में बिल्कुल इक्वल है आपका ऑब्जेक्ट से। तो एट 2f सेम साइज और रियल एंड इन्वर्टेड। सेम आप देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f एंड f, तो आप देख सकते हो कि जो जब 2f और f के बीच में आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे तो जो आपका इमेज है वो बियॉन्ड 2f फॉर्म हो रहा है और ये इन्वर्टेड शेप में है और ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा है, मतलब ये इनलार्ज्ड है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f, मतलब जब आप फोकस पे डाल देते हो, ऑब्जेक्ट को फोकस पे डालते हो, तो आप देखोगे कि जब फोकस पे आप डालते हो तो दो आप रे ले लिए, तो इधर देखते हो आप कि आप जो इमेज है वो ये दो रेज बेसिकली पैरेलल हो जाता है, और पैरेलल रेज एक इन्फिनिटी मीट करता है, जो कि हम बोल देते हैं कि ये इन्फिनिटी पे मीट करेगा। और एक फाइनल केस है जो कन्वेक्स लेंस का, वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसको आप जब बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते हो तो एक इनलार्ज और वर्चुअल इमेज देता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि आगे तो ये कभी फॉर्म नहीं हो रहा, तो हम लोग ये पीछे अपीयर करता है फॉर्म करने को, तो बेसिकली ये रियल इमेज नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है और ये इरेक्ट इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये इरेक्ट इमेज है, मतलब कि ऑब्जेक्ट जिस जैसा शेप में है वैसा ही ये आपका इमेज भी फॉर्म हो गया। तो पोजिशन आपका सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, साइज आपका इनलार्ज हो गया और नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। अब बात करते हैं कनकेव लेंस के थ्रू। तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस ये है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, और दूसरा केस ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो पहला केस देखते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, हमने ले लिया इंफिनिटी पे, मान लेते हैं ये इंफिनिटी पे। दो रेज हमने पास करा है, पहला रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो अवे फ्रॉम द मतलब डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये अवे फ्रॉम द लेंसेज ये डाइवर्ज कर जाते हैं और ये अपीयर करते हैं मीट करना एक फोकस पे। तो इमेज फॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। पोजीशन आपका एटीएफ हो गया, साइज इसका डिमिनिश्ड हो गया, नेचर आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया। वर्चुअल इसलिए क्योंकि ये अपीयर करके बन रहा है, मतलब कोई रियल रेज ऑफ मीटिंग नहीं है, ये अपीयर्स टू मीट है। और ये इरेक्ट मतलब ये आपका जैसे अपराइट है, ये आपका इमेज भी अपराइट ही बनेगा। दूसरा कैसे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मतलब कोई भी एक फिनाइट डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को कोई भी एक फिनाइट डिस्टेंस पे डाल लो। ये डालोगे तो बस एक ही केस बनता है, आप रेज पास कराओगे तो इसका इमेज फॉर्म का कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे ये बिटवीन एफ एंड ओ, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हमेशा बनेंगे। साइज इसका हमेशा ही छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा, और ये इरेक्ट और वर्चुअल है। वर्चुअल अगेन ये रियल रेज ऑफ लाइट का मीटिंग से नहीं बन रहा है, ये अपीयर कर रहा है मीट करने को, और इसे ये एक इरेक्ट इमेज है, मतलब ये अपराइट इमेज है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग लेंस फार्मूला और मैग्निफिकेशन पढ़ने वाले हैं। उससे पहले हम लोग साइन कन्वेंशन ऑफ फोर लेंसेज पढ़ लेते हैं, ताकि हम लोग को न्यूमेरिकल्स करने में आसानी हो। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। जैसे आपका जो दो लेंस हुआ, तो कोई भी डिस्टेंस हो, चाहे वो फोकल लेंथ हो, इमेज डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, वो हमेशा, अगर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो उसको हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे। अगर ये इमेज इधर फॉर्म हुआ तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से ही मेजर करेंगे। सेम आपका कनकेव लेंस में भी हो जाएगा। डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट इज नेगेटिव। मतलब जैसे देखिए ऑब्जेक्ट ये हुआ, अब लाइट ऐसे, इसके रेज ऑफ लाइट ऐसे पास करेंगे और इमेज ऐसे बनाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के केस में। तो हम लोग डिस्टेंसेस जो इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में, जैसे कि ये आपका अगर इधर इमेज फॉर्म हुआ है तो आप इमेज का डिस्टेंस मेजर करोगे, तो डिस्टेंस तो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किया जाता है, तो ऐसे मेजर करोगे तो आप इंसिडेंट रे का डायरेक्शन में मेजर करोगे तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को मेजर करोगे तो ये अपोजिट टू द इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो ये वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगा। सेम आपका कनकेव लेंस के केस में भी हो जाएगा। फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव एंड दैट ऑफ कनकेव लेंस इज नेगेटिव। अब इधर देखोगे आप, तो जैसे आपको मैंने बताया था कि जो हम लोग को मेन फोकस याद रखने हैं
वो आपका कन्वेक्स लेंस के लिए ये फोकस सेकंड याद रखने, और आपका कनकेव लेंस के लिए आपको ये फोकस याद रखने हैं। तो अगर आप देखोगे तो रेज ऑफ लाइट तो ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं, और कन्वेक्स लेंस का फोकस इधर है। तो ऑप्टिकल सेंटर से जब आप डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये आपका पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर कर रहे हो, तो ये पॉजिटिव हो गया आपका कन्वेक्स लेंस का। लेकिन वही अगर जब आप कनकेव लेंस के लिए मेजर करोगे तो ये अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे में मेजर करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और एक और कन्वेंशन है कि डिस्टेंस अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दैट बिलो प्रिंसिपल एक्सिस इज टेकन एज नेगेटिव। जैसे कि आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, अगर से कोई कोई जैसे ये ऑब्जेक्ट हो गया या कोई आपका इरेक्ट या अपराइट इमेज बन रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर बन रहा है, तो ये आपका डिस्टेंस पॉजिटिव लेंगे। और सेम अगर इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के बिलो बन रहा है। अब हम लोग लेंस फार्मूला देख लेते हैं। बेसिकली आपको डायरेक्ट ये फार्मूला याद करने का जरूरत है। लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। f आपका हो गया फोकल लेंथ ऑफ लेंस, आपका v हो गया आपका इमेज डिस्टेंस, u आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसमें वैल्यू रखते वक्त हम लोग साइन कन्वेंशन का प्रयोग करेंगे। जैसे होगा वैसे हम लोग दोनों लेंसेज के केस में, जैसे फोकल लेंथ अगर ये कन्वेक्स लेंस का होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे, अगर ये कनकेव लेंस का हो गया तो वो नेगेटिव लेंगे। तो हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। मैग्निफिकेशन फार्मूला आप देख सकते हो। मैग्निफिकेशन होगा आपका साइज ऑफ इमेज अपन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और अगर जो इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बेसिस पे बात करेंगे तो लेंथ ऑफ इमेज डिस्टेंस अपन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। इसमें भी सेम आप लोग क्या करेंगे, जो आपका साइन कन्वेंशन है वो हर एक जगह फॉलो करेंगे। इसमें भी साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे और इसमें भी फॉलो करेंगे। एक और चीज होता है पावर ऑफ लेंस जिसे बोलते हैं। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसको भी हम लोग पावर लेंस आपका होता है 1 अपन फोकल लेंथ को ही हम लोग पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट आपका डायोप्टर होता है। इसका एसआई यूनिट डायोप्टर उस केस में होता है जब आपका फोकल लेंथ मीटर होता है। तो अगर आप लोग देखें कन्वेंस लेंस का फोकल लेंथ आपका पॉजिटिव होता है तो आपका पावर भी पॉजिटिव आ जाएगा, और आपका कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो आपका पावर भी नेगेटिव आ जाएगा। एक और चीज होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। दो और दो से ज्यादा लेंसेज जब आप एक साथ में उनको कांटेक्ट में रखोगे तो उनका पावर एड अप हो जाता है। जैसे कि आपका एक लेंस हो गया, दो लेंस हो गया, तीन लेंस हो गया, चार लेंस हो गया, 1 2 3 4 ऐसे ही करते हैं बहुत सारे। तो अगर जिसका कंबाइंड लेंस देखोगे ना, ये जैसे लेंस बनेगा तो इसका कंबाइंड लेंस का जो पावर होगा वो सारे के सम होंगे, इंडिविजुअल पावर के सम होंगे। तो P इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 डैश। अगर आप पावर को फोकल लेंथ के बेसिस पे रखना चाहो तो आप कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अ कनकेव लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर, एट what distance should the object from the lens be placed so that it forms an image at a distance of 10 centimeter from the lens? Also find the magnification produced by the lens. तो ये आपका कनकेव लेंस हो गया। ये आपका कनकेव लेंस हो गया। इसका फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है। तो हम सभी को पता है फोकल लेंथ इसका मेन फोकस जो ये होता है, ये आपका 15 सेंटीमीटर है। At what distance should the object be placed so that it forms an image at a 10 centimeter from the lens? तो हम सभी को पता है कि कनकेव लेंस जो है वो हमेशा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हमेशा वो इमेज फॉर्म करता है। तो बेसिकली ये समथिंग इधर है, तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो गया। तो आपको बोला इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और आपको मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। आपका फोकल लेंथ कितना हो गया, कनकेव लेंस का नेगेटिव होता है तो 1 माइनस 1/15 हो गया, और आपका इमेज डिस्टेंस कितना है, -10 है, माइनस 1/u। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/15 माइनस 1/10, और आपका u का वैल्यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो ये बता रहा है कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस समथिंग इधर है -30 सेंटीमीटर पे। मैग्निफिकेशन पे आते हैं। मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका, m इक्वल्स टू v/u। v का वैल्यू कितना है आपका, v का वैल्यू है -10 और u का वैल्यू है आपका -30। तो कट करेंगे तो आपका मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, 1/3। आपका मैग्निफिकेशन 1/3 आ जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। हाँ, an object placed at a distance of 25 centimeter from a converging lens forms a real and inverted image at 30 centimeter from the lens. The magnification produced by the lens is equal to। अच्छा, तो आपका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये आपका बेसिकली कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब एक कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर प्लेस किया गया है 25 सेंटीमीटर में, फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। आपको पता है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज हमेशा अदर साइड ऑफ द लेंस फॉर्म करता है, और इसका डिस्टेंस कितना हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एट द 30 सेंटीमीटर आपका। फिर आपका वैल्यू फाइंड आउट क्या करना है, एम इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो एम क्या होगा आपका, वी बाई यू। वी का वैल्यू कितना है, इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट होगा तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा, और आपका ये नेगेटिव हो जाएगा -25 ना। तो 6 से हो जाएगा, 5 से हो जाएगा, तो ये बेसिकली आपका हो जाएगा -6/5। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -6/5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया अलोंग द नॉर्मल टू द इंटरफेस। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज इक्वल टू। जैसे आपका कोई एक इंटरफेस हो गया, ये आपका कोई एक मीडियम हो गया, और ये भी आपका दूसरा मीडियम। क्या बोल रहा है, नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है, आपका जो इंटरफेस है उसके उससे 90 डिग्री के एंगल पे जो एक इमेजिनरी लाइन बनता है उसी को हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। तो ये रे ऑफ इंसिडेंट क्या कर रहा है, इंसिडेंट लाइट को इसी के थ्रू पास करा रहा है। अब इसी के थ्रू पास होगा तो ये विदाउट डेविएटेड पास हो जाएगा। तो क्या है बेसिकली इन दोनों के बीच का एंगल, कुछ भी नहीं है, मतलब 0 डिग्री है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज एट इंफिनिटी। तो हम लोग फर्स्ट फोकस किसे बोलते हैं देखे थे, जैसे हम लोग कन्वेक्स लेंस का बात कर लेते हैं। फर्स्ट फोकस वो फोकस है अगर जिसके थ्रू अगर आप रे ऑफ लाइट पास कराओगे, अगर जो वो पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल के, तो इसे हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं, इसे हम लोग फर्स्ट फोकस बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज एट इंफिनिटी। हाँ, तो ये आपका जो पैरेलल रेज होता है वो हमेशा इंफिनिटी में मीट होता है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। फॉर अ लेंस द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हुज इमेज इज फॉर्म एट द ट्वाइस द फोकल लेंथ। नहीं, ये गलत हो गया क्योंकि इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म रहते हुए आपका गलत हो गया। फॉर अ लेंस द सेकंड प्रिंसिपल फोकस इज द पोजीशन ऑफ द रियल इमेज हुज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। तो सेकंड फोकस किसे बोल रहा है, पोजीशन ऑफ द रियल इमेज हुज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हाँ, तो अगर जी आप कन्वेक्स लेंस लोगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर जो पैरेलल रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो अगर जो एक पॉइंट में कन्वर्ज होता है जिसे हम लोग फोकस बोलते हैं, तो ये आपका सेकंड फोकस है। तो बोल रहा है हुज ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, तो ये जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो इंफिनिटी से ही आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे ही होगा, तो ये करेक्ट है आपका। For a lens, the second principal focus is the position of the object whose image it is formed at twice the focal length। तो ये गलत हो गया, तो आपका करेक्ट हो गया बोथ 1 and 3। ये आपका आंसर 1 and 3 हो गया। A boy focuses a sharp image of a distant object on a screen who's using a lens. The distance between the lens and a screen is approximately equal to। ये क्या कर रहा है, शार्प इमेज पे फोकस कर रहा है, मतलब फोकस कर रहा है मतलब एक कन्वर्जिंग लेंस है। तो आपका ये कोई ऑब्जेक्ट हुआ, डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट है, तो आपका फोकस लेंस पे ये आपका फोकस पे कन्वर्ज कर रहा है। तो क्या पूछा है, बिटवीन द लेंस एंड द स्क्रीन इज इक्वल टू। तो ये इधर आपका कोई स्क्रीन होगा जहाँ पे ये फोकस कर रहा है, और आपका ये लेंस हो गया, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसी को हम लोग तो फोकल लेंथ बोलते हैं, तो ये आप हो गया। द पाथ ऑफ अ रे ऑफ लाइट is incident on an interface separating two media is shown in the given figure below. The refractive index of medium A with respect to medium B is equal to। अब हम लोग स्नेल्स लॉ से के थ्रू जानते हैं, स्नेल्स लॉ क्या बोलता है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ए इंटू उधर का एंगल साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, मीडियम बी इंटू साइन 30 डिग्री। तो क्या बोल रहा है, मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी, मतलब मीडियम ए विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम बी, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/√2। तो आपका √2/2 हो जाएगा,
तो बेसिकली वो आपका 1/√2 वैल्यू हो जाएगा। तो आंसर इससे आपका क्या हो गया? हाँ, 1/√2 आपका वैल्यू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव लेंस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म। आपका ये कनकेव लेंस हो गया। आप सभी को पता है कनकेव लेंस कहाँ होता है। कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? ये आपका f2 जो होता है वही आपका कनकेव लेंस का प्रिंसिपल फोकस होता है। तो क्या बोल रहा है? व्हेन ऑब्जेक्ट, अगर आप ऑब्जेक्ट को इधर रखोगे, when object is placed at principal focus of a concave lens, which of the following option represents the characteristics of the image। हाँ, तो हम लोग देखे थे जो आपका हम लोग पीछे देख चुके हैं कि जो आपका इमेज फॉर्म होगा एट एनी फिनाइट डिस्टेंस ऑफ कनकेव लेंस, वो बेसिकली क्या होगा? वो आपका डिमिनिश्ड होगा, अपराइट होगा, मतलब वर्चुअल होगा। जैसे कि आप ये करा लो और आप ये से आपका पास हो गया और ये आपका लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया, तो ये अपेयर करेगा, ये आपका एक पॉइंट पे मिलने को अपेयर करेगा। तो इसका हाईली डिमिनिश्ड इमेज होगा और ये वर्चुअल होगा क्योंकि ये अपेयर के कारण बन रहा है। क्या करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल एंड हाईली डिमिनिश्ड। आगे बढ़ते हैं। एन ऑप्टिकल डिवाइस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, वाई इज। अगर जब पॉजिटिव फोकल लेंथ है तो हम लोग जब मिरर भी पढ़े थे तो हम लोग देखे थे कि जो आपका कन्वेक्स मिरर होता है, ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया और ये आपका कनकेव मिरर हो गया। तो हम लोग देखे थे इसका फोकस आपका ये हो गया, तो इसका फोकस नेगेटिव था और इसका फोकस इधर था, इसका फोकस पॉजिटिव था। तो हम लोग देख चुके हैं कि कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, तो आपका कनकेव वाला ऑप्शन चला गया। और अभी हम लोग देखें कि कन्वेक्स लेंस का कनकेव लेंस का नहीं, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? आइदर अ कन्वेक्स लेंस और अ कन्वेक्स मिरर। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय लेंस इज इक्वल टू, तो इसका तो हम लोग देख ही चुके हैं, वी बाई यू इसका फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ with a power of +5 diopter is placed in direct contact with a concave lens with a power -3 diopter. Calculate the focal length of this lens system in centimeters. ओके, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस मैंने आपको बता दिया था कि अगर जो कोई भी दो लेंस आपका अगर जो कोई भी दो लेंस आपका अगर जो ये आपका कांटेक्ट में है तो इन दोनों का इंडिविजुअल पावर जुड़ जाता है। तो पहला लेंस का आपका +5D हो गया और दूसरा लेंस का आपका -3 होगा, तो बेसिकली +2D आपका पावर आ जाएगा। अब इसका आप फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? तो P = 1/f होता है। P का वैल्यू अगर 2 है तो 1/f, f का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.5। तो ये हमेशा मीटर्स में होता है। आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका विसिल कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। The focal length of a diverging lens is 50 centimeter. The power of the lens is, अब आपका फोकल लेंथ है तो फोकल लेंथ डाइवर्जिंग लेंस मतलब आपका कनकेव लेंस हो गया, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है। और अगर जो नेगेटिव होता है तो P = 1/f इसका फॉर्मूला होता है। एफ हमेशा हम लोग एफ को हमेशा हम लोग क्या में लेते हैं? हम लोग सेंटीमीटर में लेते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? 0.5। अगर जो इसका सेंटीमीटर हम लोग लेंगे तो ये 0.5 ही सेंटीमीटर आएगा, और आपका फोकल लेंथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव। तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? -2D इसका ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा आपका। तो कितना हो गया? -2D। आगे बढ़ते हैं। A convex lens produces a magnification of -3 for an object placed at 1.5 meter from the lens. Find the image distance। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप सभी जानते ही हो। मैग्निफिकेशन कितना है? -3। आपका ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 1.5 मीटर है तो 1.5 आप डाल दोगे। V = -3 × 1.5 कितना हो जाएगा? -4.5 मीटर आपका हो जाएगा। तो आंसर आपका ए आ गया। An object is placed at a distance of 30 centimeter from the concave lens. The lens forms a virtual erect image at a distance of 10 centimeter from the lens. Determine the magnification produced by the lens. सभी को पता है m = v/u होता है ना, और कनकेव लेंस के केस में इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइड में फॉर्म होता है और दोनों ही का वैल्यू नेगेटिव होंगे। तो आपका इमेज का डिस्टेंस कितना है? -10 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट कितना है? -30 सेंटीमीटर। तो इसका वैल्यू आपका कितना आ जाएगा? 1/3। आगे बढ़ते हैं। अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज
twice the size of the object. The magnification produced by the lens is, अब देखिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये आपका इमेज, ये आपका ऑब्जेक्ट था, और ये क्या कर रहा है, रियल और इन्वर्टेड इमेज ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म कर रहा है। तो मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला हो गया, इमेज साइज अपन ऑब्जेक्ट साइज। इमेज साइज क्या है, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये नीचे की तरफ है तो इसको हम लोग नेगेटिव लेंगे, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, एच है, तो एच एच कर जाएगा, तो इसका बेसिकली वैल्यू क्या होगा, -2। आगे बढ़ते हैं। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ लेंस इज हाफ the nature and relative size of the image formed by the lens in the respective order is। अब देखिए मैग्निफिकेशन क्या है, मैग्निफिकेशन इसका छोटा कम है, तो मतलब ये इनलार्ज तो होगा नहीं, क्योंकि कलर चेंज कर लेता हूँ, हाँ ये इनलार्ज तो होगा नहीं, ये डिमिनिश्ड होगा, तो इधर ये हो सकता है और ये हो सकता है। अब देखिए हम लोग जितना भी रियल इमेज देखें वो हमेशा इन्वर्टेड फॉर्म होता है, अगर इन्वर्टेड फॉर्म होगा तो ये वैल्यू, इसका साइन हमेशा ही अपोजिट होंगे, तो ये पॉजिटिव तो होगा ही नहीं, इसका वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, मतलब दोनों ही अपराइट है, अगर अपराइट है तो ये वर्चुअल एंड इनडायरेक्ट इमेज बनेंगे। आगे बढ़ते हैं। When a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, the ray will speed up and bend away from the normal। हाँ यही होगा, जब लाइट कोई डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ ट्रेवल करता है तो हमेशा ही अवे बेंड होता है नॉर्मल के, और इसका स्पीड भी बढ़ जाता है। स्लो डाउन एंड बेंड टुवर्ड्स द, गलत है, यही ऑप्शन करेक्ट है। ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रेडिएशन सनराइज इज एडवांस एंड सनसेट इज डिलेड बाय अबाउट, इसका आंसर अबाउट 2 मिनट से, आप लोग याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस इज -2.5 डायोप्टर। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ इज रेस्पेक्टिवली। P = 1/f होता है, तो f का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 1/-2.5 हो जाएगा, तो आपका ये -0.4 ही आएगा, तो -0.4 आएगा, तो ये दोनों आपका ऑप्शन कट गया, और माइनस फोकल लेंथ किसका होता है, कनकेव का होता है। The angle of elevation of a bird from a point 60 meter above the water in a pond is 30 degree. The angle of diffraction of the reflection of the bird under the water from the same point is 60 degree. Find the height of the birds in meters hovering over the pond. इसको हम लोग मिटा लेते हैं। हाँ क्या बोल रहा है बेसिकली, देखिए ये आपका पॉन्ड हो गया, क्या बोल रहा है कि एक बर्ड इधर है ना, स्काई में एक बर्ड उड़ रहा है, तो आप बर्ड मान लो, हाँ, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बर्ड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द वाटर इन अ पॉन्ड, मतलब कोई एक पॉइंट है जो आपका 60 मीटर का ये पॉइंट है ना, 60 मीटर का अवॉइड एक पॉइंट है जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये बर्ड पे कितना है, 30 डिग्री है। हाँ क्या बोल रहा है, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द बर्ड अंडर द वाटर फ्रॉम द सेम पॉइंट इज 60 डिग्री। मतलब इस बर्ड का रिफ्लेक्शन, अब रिफ्लेक्शन ये अगर जो आप इसको एक प्लेन मिरर मानोगे, तो जो आपका ये एक्स डिस्टेंस है, उसी एक्स डिस्टेंस पे इस बर्ड का एक इमेज भी फॉर्म होगा, तो ये आप बर्ड का इमेज मान लो। ये बोला एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है, ये कितना है, ये 60 डिग्री है। द हाइट ऑफ द बर्ड इन मीटर्स होवरिंग ओवर द पॉन्ड, तो हम लोग को बेसिकली ये पॉन्ड से ऊपर कितना हाइट के डिस्टेंस पे बर्ड ये उड़ रहा है, उस वो बेसिकली फाइंड आउट करना है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो ये 60 है, तो ये किसका वैल्यू कितना हो जाएगा, x-60 हो जाएगा, और ये पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, x60, ये आपका हो जाएगा x+60, ये आपका x-60 हो गया, ये आपका x+60 हो गया। अगर जब हम लोग tan 30 का वैल्यू देखेंगे तो ये आपका कितना है, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो x-60 अपन ये आपका एक डिस्टेंस, ये आपका मान लेते हैं, आपका y मान लेते हैं, जो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम है, इसको हम लोग y मान लेते हैं। और दूसरा ट्रायंगल में देखते हैं, ये ट्रायंगल में हम लोग देखते हैं, तो tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, tan 60 आपका हो जाएगा x+60 अपन y, दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो ये आपका कट जाएगा,
tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, tan 60 का वैल्यू भी 1/√3 होता है, x माइनस 60 अपन x प्लस 60। तो सर इसको आप सॉल्व करोगे x प्लस 60 इक्वल टू 3x माइनस 180 हो गया। तो आपका x उधर जाएगा तो कितना बचेगा 2x, और आपका 180 प्लस 60 कितना बन जाएगा 240। तो आपका x का वैल्यू कितना आ जाएगा 120। यही हमारा आंसर है, और 120। आगे बढ़ते हैं। ये क्या क्वेश्चन है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज इन डेंसर मीडियम इज टर्म्ड एज, हाँ तो इसे हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे, ह्यूमन आइज पढ़ेंगे, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।